हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक नया चैप्टर, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछता है, बच्चे पूछते हैं कि सर आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंड वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एक्शन। तो इट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एक्शन एंड वाइस वर्सा। कई बार केमिकल रिएक्शन होती है, उससे जो हीट लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, डेल्टा एच होता है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एक्शन और इलेक्ट्रिकल वर्क। साथ में कई बार ऐसा होता है कि बाहर से इलेक्ट्रिकल वर्क देकर के यू कैन मेक अ सर्टेन रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये सब एक सेल में, एक डिवाइस में परफॉर्म कराते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल, CELL, सेल। सेल के तो वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, जेल को भी बोलते हैं सेल। ये एक डिवाइस होता है, इसको भी सेल बोलते हैं। एंड इन द ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, देयर आर सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर सेल का मतलब है वो जो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, दो मेटल की प्लेट्स या रॉड्स डिपिंग होंगी जिन्हें इलेक्ट्रोड्स बोला जाएगा, और जिनका पर्पस होगा या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एक्शन प्रोड्यूस करना या केमिकल एक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। यही सब हमारा पूरा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले चलो डेफिनेशन लिखते हैं ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इट डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical action or vice versa, और vice versa। तो ये होता है इंटरकन्वर्जन में। ऑल दीज इंटरकन्वर्जन्स occur on boundary or interface. For example, a metal rod surface dipping in an electrolyte solution. तो हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एक्शन और वाइस वर्सा। अच्छा, ऑल दीज इंटर कन्वर्जन्स अकर ऑन बाउंड्री और इंटरफेस, फॉर एग्जांपल मेटल रॉड सरफेस डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये इंटर कन्वर्जन बाउंड्री पर होते हैं, अकर ऑन बाउंड्री और इंटरफेस ऑफ द मेटल रॉड डिपिंग इन अ डिवाइस कॉल्ड सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एक्शन और वाइस वर्सा, ये एक सेल के अंदर परफॉर्म कराए जाते हैं। उस सेल को बोलते हैं हम, वो डिवाइस को बोलते हैं हम सेल। अब ये सेल भी दो तरीके के होते हैं। सेल भी दो तरीके के कौन कौन से? इन्हें बोलते हैं सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हालांकि इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द गैल्वेनिक सेल, वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो चैप्टर के मेनली 3 पार्ट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या है वो पढ़ेंगे। हालांकि सेल 2 तरीके होते हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? गैल्वेनिक सेल के अंदर कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है एंड विच गिव्स अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द आउटर सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी is obtained due to spontaneous chemical reaction। तो कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, उससे जो डेल्टा एच निकलेगा उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनका डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। ये है गैल्वेनिक सेल। अच्छा, रिएक्शंस जो होती हैं वो रेडॉक्स होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इसका उल्टा, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं मतलब सोर्स कौन? बैटरी, विच मेक्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is supplied from external source। external source कौन? बैटरी। and a non-spontaneous reaction proceeds। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड from external source and non-spontaneous reaction proceeds in forward direction। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ऐसे में रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली अगर रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड में मूव करेगी नहीं, अपने आप तो करेगी नहीं। बट बाहर से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी जाए तो फोर्सफुली उस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड में मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये काम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों में ही रिएक्शंस क्या हैं, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड आर रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, यहां भी रेडॉक्स रिएक्शंस। The redox reactions are involved in galvanic cell and electrolytic cell। दोनों उल्टे हैं। galvanic cell में क्या हो रहा है? Electrical energy is obtained from the spontaneous chemical reaction। galvanic cell के जैसे कॉमन एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे वो ड्राई सेल होता है ना, टॉर्च में डालने वाला सेल, ये जो रिस्ट वॉच है इसके अंदर डालने वाला सेल, या मान लो ये सामने क्लॉक लगी हुई है, घड़ी, दीवार वाली घड़ी, इसके अंदर जो सेल है, तो ये सब क्या है? ये बटन सेल कहलाते हैं या ड्राई सेल कहलाते हैं। या वो जो आप वॉकमैन में डालते हो ना, वो रिचार्जेबल टाइप का नाइकेट सेल बोलते हैं उसको, निकल कैडमियम बैटरी। या फिर वो घर में पावर बैकअप के रूप में यूज करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज। सम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस अकर एंड इन द आउटर सर्किट यू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एग्जाम्पल्स आर जैसे ड्राई सेल, जैसे बटन सेल। बटन सेल मतलब जो रिस्ट वॉच में डलेगा, ये बटन सेल, बटन जैसा होता है ना। बटन तो इसलिए बोल देते हैं बिकॉज इट अपीयर्स और सीम्स लाइक बटन, अदरवाइज इट इज ए मरकरी सेल होता है ये, मरकरी सेल। चलो बाद में पढ़ेंगे, पढ़ना है ये सब भी। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, यहाँ उल्टा है, या बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के आप किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड फोर्सफुली मूव कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इज वन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो these are the examples
ये ध्यान रखना है। ये हमारा दो तरह के सेल्स हो गए, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतनी बात पहले नोट करो, ये एक तरीके से मैंने चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न, ये एक उसकी आउटलाइन है। हेडिंग लिखो फिर गैल्वेनिक सेल, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल तो एक अरेंजमेंट है विच कन्वर्ट्स स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स अभी लिखा ही था, स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं कि मान लो कोई एक सॉल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का, और उसमें कॉपर रॉड डिप कर दी या जिंक की रॉड डिप कर दी। मान लो ये जिंक है, जिंक रॉड, और इसको एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया जिंक आयन के Zn2+, फॉर एग्जाम्पल ZnSO4। तो जैसे ये रॉड आप डिप करते हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी है, जिंक की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से जिंक की टेंडेंसी है कि जिंक मेटल बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है अपने ही आयन के सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में Zn2+ आने लगते हैं। ऐसी कॉपर की उल्टी टेंडेंसी है। कॉपर की रॉड को जब डिप करते हैं इनटू द कॉपर आयन सॉल्यूशन, कॉपर 2+ एक्वस सॉल्यूशन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। तो फिर कॉपर आयन, जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस होकर के कॉपर 2+ ये डिपॉजिट हो जाते हैं मेटल पर। एक नेचुरल टेंडेंसी डेवलप होती है जब जिंक की रॉड जिंक आयन में डिप करते हैं कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एज Zn2+ + 2e सॉलिड, और यहाँ कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के थे उनकी टेंडेंसी है कि वो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे खा करके इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर सॉलिड, और कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट हो जाता है। इस कारण से जब ये जिंक की रॉड जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे रुक गए। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज कंफर्टेबल ऑन मेटल बिकॉज वहाँ वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो ये मेटल जो है, ये रॉड जो है, दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड हियर। जबकि यहाँ उल्टा हुआ, कॉपर 2+ जाकर के इनके इलेक्ट्रॉनों को खा करके यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर 2+ डिपॉजिट हो गया तो रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। Like this. The rod is negatively charged, rod is positively charged, and this is oxidation half, and this is reduction half. और जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जैसे यहां बोल देते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो दिस इज ई ऑक्सीडेशन, OXID, E मतलब पोटेंशियल। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है बिटवीन द मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन ऑन द सरफेस।
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे यहाँ पर मेटल सरफेस पर जहाँ रॉड डूबी हुई है, मेटल सरफेस पर और सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ई रेड। रेड मतलब लाल नहीं, हट पागल, ये रेड। एक बच्चे ने पूछ भी लिया था, सर ये लाल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं रिडक्शन। तो ई रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कह क्या रहे हैं, परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि व्हेन अ मेटल रॉड is dipped into its own ion aqueous solution, there occurs either oxidation or reduction due to which a potential difference, लिखते जाओ डेफिनेशन, समझा चुका हूं, एक बार फिर समझाऊंगा। ड्यू टू विच अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन अगर टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। पूरी बात एक बार पहले नोट करो, मैं समझाता हूं क्या मीनिंग है इसका। देखो भाई क्या बात बोल रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि जब कोई मेटल की रॉड अपने ही आयनों के सॉल्यूशन में डिप की जाती है, तो या तो एक ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है कि मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर रिडक्शन की टेंडेंसी होती है कि सॉल्यूशन में आयंस रिड्यूस हो जाएं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी की वजह से मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे यहां पर मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अच्छा, पोटेंशियल तो हर जगह वहां वोल्टेज होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा जहां जहां चार्ज सेपरेशन हो। अरे ये तो आपने बहुत बेसिक सी बात है, शायद फिजिक्स में डिटेल में पढ़ भी लिया हो, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे भी कि जहां जहां चार्ज सेपरेशन है वहां वहां पोटेंशियल डिफरेंस है। दो चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दो तो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो जहां जहां चार्ज सेपरेशन है वहां वहां पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जरा समझना, ये मेटल की रॉड डिप की थी, जिंक ले लो, मान लो जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल की रॉड डिप की, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, जिंक ने ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर के कुछ जिंक आयन आ गए, ऐसा ना हुआ। अरे सुनो, कभी सोचो कि मेटल की रॉड डिप करी है, थोड़ी देर बाद जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ऊपर रॉड गायब, अबे कहाँ गई? ना, बिल्कुल नहीं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज करे, एंड ओनली फ्यू जिंक एटम विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Zn2+। उसके बाद में सॉल्यूशन बिकम्स नेट पॉजिटिवली चार्ज्ड। और भाई जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन तो यही रह गए मेटल पर, तो मेटल की रॉड क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। और सॉल्यूशन के पास एक्स्ट्रा Zn2+ आ गए, सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली जहां चार्ज सेपरेशन है वहां पोटेंशियल डिफरेंस है। रॉड के अंदर और सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेचर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री मींस ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो यह एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
यही टेंडेंसी यहाँ रिडक्शन की है। क्या? जिंक की रॉड को जब कॉपर की रॉड को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी रिडक्शन की है। कॉपर 2+ के आयन सॉल्यूशन में जो थे, कहाँ से आए वो? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। वो मेटल की रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम मेटल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इजीली। कॉपर में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मेटल एटम। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सरफेस पर भी होते हैं, तो कॉपर 2+ जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन को खाएगा, रिडक्शन करेगा और वहीं रॉड पे चिपक जाएगा। उससे क्या हुआ? सॉल्यूशन में कॉपर आयनों की कमी हो गई, कैटायन की कमी हो गई, तो सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। और मेटल रॉड पर मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन खा गया, तो इसका मतलब रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो मेटल रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, एंड वेयरएवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन अकरिंग ऑन द मेटल सरफेस और इंटरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइस, इजंट इट? तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो टेंडेंसी रिडक्शन की है तो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये मेटल्स के लिए ही नहीं होता, नॉन मेटल्स के केसेस में भी ये पाया जाता है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कभी एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट डिटरमिन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बल्कि आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इन दोनों को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बीच में, अगर आप एक पोटेंशियल मीटर लगा दो यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लिखेंगे इन पॉइंट्स को, पहले ये नोट कर लो एक बार, मैं हटा देता हूँ। पॉइंट वाइज लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, रादर वी कैन experimentally determine potential difference when two half cells are attached। हाफ सेल्स कौन? ऑक्सीडेशन हाफ, एक हाफ सेल, जैसे जिंक की रॉड है, जिंक आयन में डिप कर दी, वो एक हाफ सेल बन गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा वाला कौन? जैसे कॉपर की रॉड है, कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिप कर दी, वहाँ रिडक्शन की टेंडेंसी है, तो वो एक रिडक्शन हाफ सेल बन गया। इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं जब दो हाफ सेल्स कनेक्टेड हों। तो इसका मतलब यह है कि हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि कोई रेफरेंस सेल चूज कर लें हम, रेफरेंस हाफ सेल, जो कि हमने हाइड्रोजन को माना हुआ है, हाइड्रोजन हाफ सेल को रेफरेंस का हाफ सेल माना हुआ है, जिसके पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया, तो वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो लिखो रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are measured
with respect to a reference electrode कौन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE. तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन. अच्छा, इस रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसके पोटेंशियल को क्या ले लिया गया है? 0. स्टैंडर्ड पोटेंशियल of SHE is assigned 0 at all temperature conditions. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं इन सब पॉइंट्स के ऊपर. इवन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्या बात बोल रहे हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिटरमिन नहीं कर सकते. हम दो हाफ सेल को कनेक्ट कर दें तो उनके बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें तो वो कर सकते हैं. तो एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है. अगर एक दूसरा वाला हाफ सेल एक रेफरेंस हाफ सेल मान लिया जाए जिसके पोटेंशियल को हम 0 बोल दें, आर्बिट्रेरीली हमने असाइन कर दिया उसे 0 वोल्टेज, तो फिर दूसरे वाले हाफ सेल का पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड 0 एट ऑल टेम्परेचर कंडीशंस. तो इसका मतलब E नॉट ऑक्सीडेशन. सर ये नॉट क्यों लगाया था? बताया था पहले शायद, हाँ बताया हुआ है आपको, या नहीं बताया तो सुनो. E नॉट ऑक्सीडेशन, नॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं. स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब अगर गैसेस हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर 1 बार लिया जाएगा, और यदि सॉल्यूशन फेज में सब्सटेंस हैं तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ली जाएगी. अभी बात करेंगे इस बारे में. तो E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0. E नॉट ऑफ रिडक्शन भी 0 होगा. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू 0 एट ऑल टेम्परेचर कंडीशंस. तो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल. क्या है सेल पोटेंशियल? आएगा वो भी. अभी पूरा सेल बना देते हैं गैल्वेनिक सेल, तो उसका जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, वोल्टेज मिल रही है, उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे हैं? अभी थोड़ी देर में हम इस बारे में बात करेंगे जब हम वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे. तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. इसको एक्सप्लेन कुछ समय के बाद करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो एक बार लिखना जरूरी था. चलिए यहीं पे बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल. हेडिंग लिखो वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल. इसको नोट करें पहले. वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल. अच्छा, गैल्वेनिक सेल, ओवरऑल सेल कैसे बनता है? एक ऑक्सीडेशन हाफ लो, एक रिडक्शन हाफ लो, दोनों को कनेक्ट कर लो कुछ इस टाइप से. मान लो एक काम करते हैं, जैसे ये जिंक की रॉड थी, डिप्ड इनटू जिंक आयन सॉल्यूशन.
मान लो ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और ये जिंक रॉड है। अब ये बात तो क्लियर है कि जिंक की रॉड को जिंक आयन सॉल्यूशन में डिप करोगे तो जिंक का एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन की। Zn2 plus solution becomes positively charged and rod becomes negatively charged, right? और जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रॉड घुल जाएगी, only a few zinc atom will oxidize and a potential difference will develop. A certain value of the potential difference will develop at a given pressure and temperature conditions. उससे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा? ये वाली टेंडेंसी। जिंक हैज द टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और इसका जो पोटेंशियल है वो ई ऑक्सीडेशन है। मान लो ई ऑक्सीडेशन अंडर गिवन कंडीशन, राइट? ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन हाफ। अब इससे तो कुछ भी ना होगा, यू विल नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो रेजिस्टेंस बीच में लगाना पड़ेगा ना, वोल्टेज ऑब्टेन होनी चाहिए ना। तो क्या करते हैं फिर? मान लो एक और हाफ सेल ले लो, कॉपर की रॉड डिपिंग इनटू द कॉपर आयन सॉल्यूशन। copper sulfate solution and this is copper rod. अब क्या हुआ यहां? अभी समझाया भी था आपको कि कॉपर की टेंडेंसी रिडक्शन की है। कॉपर की रॉड जैसे कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ। तो क्या हुआ यहां पर? यहां कुछ ऐसा हुआ, कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन के मेटल रॉड से दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल रॉड, तो मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन खाने के बाद ये कॉपर डिपॉजिट हो गया सॉलिड के रूप में एंड दिस इज ई रिडक्शन। ये रिडक्शन टेंडेंसी है, दिस इज रिडक्शन हाफ। दिस इज रिडक्शन हाफ। तो ये रिडक्शन की टेंडेंसी हो गई और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खा गए आप मेटल के, नेगेटिव चार्ज खा गए तो बचा क्या? पॉजिटिव। तो रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये अलग अलग पड़े हैं, अभी दूर रखें थोड़ा थोड़ा था, अभी कुछ ना मिल रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी कोई लाइट पंखे ना चलने के इससे। अब देखो फायदा उठाओ, कैसे कैसे फायदा उठाएं? जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है और जिंक की रॉड अब जब जिंक आयन में डिप करते हैं या जिंक की प्लेट को जिंक आयन में डिप करते हैं तो जिंक की रॉड पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाते हैं इस रॉड पर। अच्छा, कॉपर की रॉड कॉपर आयन सॉल्यूशन में या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर की रॉड पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आ गया पॉजिटिव चार्ज कॉपर पे, ये तो चाह रहा है इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये चाह रहा है इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए। फायदा उठा लो। कैसे? दोनों को कनेक्ट कर दो। जैसे ही कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम दिस जिंक रॉड टू द कॉपर रॉड, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट, या करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन एज द पॉजिटिव चार्ज मूव्स, बट इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जिंक से कॉपर जा रहे हैं, तो करंट अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। और यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे, मान लो कोई बल्ब जला दिया तो बल्ब विल ग्लो। क्यों? रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इनके बीच में। दो चार्ज प्लेट्स हैं, इनके बीच में अपोजिट चार्ज प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और रेजिस्टेंस लगा दोगे, करंट जा ही रही है इसमें, तो यू कैन गेट द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक तरीके से यहां पर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। बस बन गया क्या सेल? चला ले लाइट पंखा, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा चला ले पंखा, इससे ना चलेगा पंखा, इससे लाइट पंखे ना चलने के इससे क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन जस्ट मोमेंटरी होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन आए, करंट फ्लो हुई, डिफ्लेक्शन हुआ, सून दिस डिफ्लेक्शन विल बिकम जीरो and no current will flow in the outer circuit. Now this is not the working model of the galvanic cell. This cannot give you the sustained electrical energy for a longer period of time.
This system now does not provide you the sustained electrical energy for the longer period of time. Why? क्यों? कारण ये है कि सर यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, बस इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। अरे इलेक्ट्रॉन अगर आते जाएंगे तो और जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक यहाँ पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा अराउंड द मेटल रॉड। ऐसे यहाँ पर और कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे तो रॉड पॉजिटिव हो गई, ये पूरी प्लेट के अराउंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और धीरे धीरे ये टेंडेंसी धीरे धीरे क्या, वेरी क्विकली डिफ्लेक्शन विल बिकम जीरो, नो करंट विल फ्लो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कारण है, क्या कारण है कि ऐसा नहीं है कि पूरी जिंक की रॉड घुल जाए। जब जिंक आयन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, तो वो फ्रेश Zn2+ आने से रोकेंगे, रिपेल मारेंगे। इसे बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या शब्द बोला? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। चार्ज सेपरेशन की वजह से यहां पर एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो गया। कैसे, जरा समझो, मैं फिर बोल रहा हूं। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और इस मेटल रॉड के अराउंड इकट्ठा हो गया, और वो जो जिंक इकट्ठा हो गया वो फ्रेशली कमिंग Zn2+ को आने से रोकेंगे, रिपेल मारेंगे, जिसकी वजह से जिंक के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी घट जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, एंड नो मोर जिंक विल कम। नो मोर जिंक कमिंग मीन्स नो मोर इलेक्ट्रॉन्स, नो मोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नो मोर करंट फ्लोइंग in this direction. Same thing will happen here. Rod becomes positively charged, solution becomes around the rod as negatively charged, और जब ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये टेंडेंसी को रोकेगा, और कॉपर 2+ को, या यूं कह लो रेड रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये कॉपर 2+ को आने से रोकेगा। ये सरफेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई अब, तो ये कॉपर 2+ को आने से रोकेगा। यहाँ भी टेंडेंसी नील हो जाएगी, ना मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लंबे समय तक काम करना है तो आपको ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज करने होंगे। व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? अब देखो जरा, यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से। जैसे जिंक की रॉड डिप की, सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। मान लो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट थे 100। अरे समझने के लिए होंगे तो बिलियंस ऑफ बिलियंस कॉपर सल्फेट इन द एवोगैड्रो नंबर ऑर्डर्स। मान लो 100 कॉपर सल्फेट डूबे हुए थे इसमें, तो टूटा पड़ा होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Zn2+ कितना होगा? सेम 100 कॉपर 2+, जिंक 2+, एंड सल्फेट आयन भी 100। बट जैसे ही जिंक की रॉड डिप की, मान लो 3 या 4 Zn2+ और आ गए, तो Zn2+ कितना होगा सोल्यूशन में? अब 104। सल्फेट आयन कितने हैं सॉल्यूशन में? वो वही है 100। तो इसका मतलब सल्फेट आयन सॉल्यूशन में और जिंक आयन जो पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में भी एक चार्ज सेपरेशन आ गया, और सॉल्यूशन में भी एक चार्ज सेपरेशन आ गया, तो सॉल्यूशन में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एक नेगेटिव टाइप का अनडिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अनडिजायरेबल है क्योंकि वो फ्रेश Zn को Zn2+ में ऑक्सीडाइज होने से रोक रहा है। सेम थिंग इज फाउंड हियर। मान लो 100 कॉपर सल्फेट थे, तो कॉपर आयन कितने पड़े थे सॉल्यूशन में? 100। सल्फेट आयन कितने? 100। और मान लो 4-5 कॉपर 2+ जाकर के चिपक गए मेटल रॉड पर, तो कॉपर आयनों की तो संख्या कम हो गई, 95 ही रह गई, 96 ही रह गई मान लो, और सल्फेट आयन वही 100 है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में भी कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज में चार्ज सेपरेशन हो गया, सॉल्यूशन में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हालांकि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे जेईई के सिलेबस में नहीं होता, हमसे कुछ बहुत डिटेल में बात नहीं करते, वो बस इतना पूछते हैं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल। ऑफ कोर्स इट इज अनडिजायरेबल एंड इट प्रिवेंट्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द जिंक ऑक्सीडेशन एंड बिकॉज ऑफ द कॉपर आयन रिडक्शन। इसका मतलब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना होगा, जीरो करना होगा। जीरो ना करो तो कम से कम मिनिमाइज तो कर दो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब होती है, ये वो यू ट्यूब नहीं है जो तुम समझ रहे हो टक यू ट्यूब। इन्वर्टेड शेप्ड यू शेप्ड ट्यूब होती है। अरे यू का मतलब ये यू भी होता है भाई, ये यू है।
और एक यू ट्यूब भी होती है, ये यू ट्यूब है और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये भी यू ट्यूब होती हैं, भूल चुके हो आप इन सब चीज़ों को, आपको बस यू ट्यूब मतलब वो यू ट्यूब दिखता है। एक इन्वर्टेड यू ट्यूब एक यूज़ करते हैं और उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, इसमें भर लेते हैं सॉल्यूशन में। जब हम यू ट्यूब में इन्वर्टेड यू ट्यूब में KCl सॉल्यूशन भरते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऑफ यू ट्यूब और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज ब्रिज के रूप में काम कर रहा है ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ, वो लिखा है मैंने वैसे यहां, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ। ये थी इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं, एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तो गाइज ये था, हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस यहाँ जिंक की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाए, कॉपर की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, बस कनेक्ट कर दो इनको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और बस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लंबे समय तक ऑब्टेन कर पाओगे, ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सून जिंक आयन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे अराउंड द रॉड कि वो फ्रेश जेरन 2+ को आने से रोकेंगे। रॉड इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि वो फ्रेश कॉपर 2+ को आने से रोकेगी और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आपको एक इन्वर्टेड यू ट्यूब यूज़ करनी होगी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरना होगा, जिसे सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो सर सॉल्ट ब्रिज ने ऐसा क्या कर दिया कि अब हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता ही रहेगा। देखो क्या कर दिया, KCl इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का भरते हैं कि जैसे ये सॉल्यूशन था लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन हाफ, इसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिंक आयन ज़्यादा हो गए, सल्फेट आयन कम है, तो सॉल्यूशन में भी एक चार्ज सेपरेशन आ गया। ये उस चार्ज सेपरेशन को मिनिमाइज करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। कैसे? यहाँ कैटायन ज़्यादा हो गए हैं तो एनायन को भेजता है, एनायन दौड़ता हुआ यहाँ आता है और ये Cl- जब यहाँ आ जाते हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। जो चार्ज सेपरेशन आ गया था कैटायन और एनायन में, जिंक आयन में और सल्फेट आयन में, उसमें जिंक आयन बढ़ गए थे, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सॉल्यूशन में आ गया? क्लोराइड आयन। एंड नाउ चार्ज सेपरेशन इज मिनिमाइज्ड, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज मिनिमाइज्ड। सेम थिंग K+ दौड़ता हुआ आता है, बाहर से ना अंदर ही अंदर आएगा और ये K+ आएगा और यहाँ कैटायनों की कमी हो गई थी, कॉपर वाले हाफ सेल में कैटायनों की कमी हो गई थी। वो कमी कौन पूरी कर रहा है अब? K+, और वो K+ आकर के लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा। हालांकि ये पॉइंट्स मैं बाद में लिखवाऊंगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं फॉर सॉल्ट ब्रिज, वो करेंगे बात हम। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि नाउ द सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज कंटिन्यूसली जिंक+ आते रहेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के क्लोराइड आयन सॉल्यूशन आते रहेंगे, या कॉपर आयन की कमी होती जाएगी, उसे कंपनसेट करने के लिए K+ आते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन में चार्ज सेपरेशन कम से कम रहेगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम रहेगा, एंड here oxidation and here reduction will continue, electron will continuously flow, current will continuously flow, and continuously we can get the electrical energy for the sustained period. That is the working of galvanic cell. ये है galvanic cell और इस galvanic cell को बोलते हैं Daniell cell. Daniell साहब मतलब पर्सन का नाम है। तो Daniell साहब ने ये पहली बार ये सेल बनाया था कि जिंक हाफ सेल लिया और कॉपर हाफ सेल लिया और कनेक्ट करके सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन की। लाइट पंखे चला दिए उन्होंने, लाइट पंखे चला दिए मतलब जरूरी नहीं है कि लाइट पंखे चलाए हों, बट ही गॉट इलेक्ट्रिकल वर्क इन द आउटर सर्किट बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल एक्शन। दैट इज द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ये है वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल कि एक एनोड हाफ होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन हाफ मीन्स दिस इज कॉल्ड एनोड हाफ। क्यों? अभी बात करेंगे। And here this is a reduction half, that means cathode half.
दो एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ दोनों को कनेक्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, then you can get the electrical energy in the outer circuit for the longer period of time, and this is a sustainable model for getting the electrical energy. जिंक और कॉपर के हाफ सेल्स को कनेक्ट करके बनाए हुए सेल को बोलते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। पूरी बात ये नोट करो, फिर मैं साइड में रिएक्शन भी लिखूंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो मिली कैसे। नोट इट डाउन। नोट कर लिया? इसको अभी लिखा रह देते, अभी तो लिखा रह देते। यहाँ राइट साइड में ये साफ कर, ये हटा रहा हूं मैं। हाँ, अब देखो यहाँ क्या रिएक्शन हुई। एनोड हाफ मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, क्या रिएक्शन हुई? जिंक सॉलिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Gerund 2 प्लस 2E। ये E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, E ऑक्सीडेशन, E मतलब पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही कैथोड हाफ पे क्या हुआ? कैथोड हाफ में कॉपर 2 प्लस 2E कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। दोनों को ऐड कर लो। अच्छा, ये E ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर इस रिएक्शन का पहले वाले इस ऑक्सीडेशन हाफ का डेल्टा G1 विल बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, अभी डिराइव भी करेंगे हम इसको। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल अभी यूज करते हैं, अभी डिराइव करते हैं। तो डेल्टा G1 इस वाली रिएक्शन के लिए माइनस N कितना? 2 इंटू F इज फैराडेज कांस्टेंट, 1 फैराडे 96,500 कूलम, वो भी बताएंगे, इनटू E कौन सा? ऑक्सीडेशन, E ऑक्सीडेशन। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। E सेल ना भी लिखो तो E लिख दो बस। अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का लिख दो, रिडक्शन है तो रिडक्शन का लिख दो। ऐसे ये डेल्टा G2 गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस N2 इंटू F इंटू E रिडक्शन। दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने से इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट। ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, आपने ऐड कर दिया तो देखो रिएक्शन ये हो गई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस Gerund 2 प्लस कॉपर सॉलिड। ये है सेल रिएक्शन। ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ था, ये रिडक्शन हाफ था। जब भी ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ ऐड करोगे तो यू विल गेट सेल रिएक्शन। ये आफ्टर दिस सेल रिएक्शन, आप जानते हो जब दो रिएक्शन को जोड़ते हैं तो डेल्टा G उनके ऐड हो जाते हैं, तो डेल्टा G3 वुड बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 वापस से माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू F इंटू E ऑक्सीडेशन माइनस 2 इंटू F इंटू E रिडक्शन। यही हुआ ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी बात करेंगे। एक पॉइंट और भी एक्सप्लेन करने से रह गया था इससे पहली या पहली स्लाइड में आपने देखा था, आपने एक पॉइंट लिखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल, दे आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। उस पर भी अभी बात करना बाकी है, करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N हियर? F कैंसल्ड आउट पूरी इक्वेशन से। अब व्हाट इज N हियर? N यहां भी 2 ही है। ओवरऑल सेल रिएक्शंस का N वही होता है जो ऑक्सीडेशन हाफ में इन्वॉल्व हुआ या रिडक्शन हाफ में इन्वॉल्व हुआ। ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ जिंक। और रिडक्शन हाफ में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए भी N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन आइदर ऑक्सीडेशन हाफ और इन रिडक्शन हाफ। तो N की वैल्यू भी 2 ही हुई, तो -2 E सेल
इज इक्वल टू -2 E ऑक्सीडेशन -2 E रिडक्शन, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस और 2 से 2 कैंसिल, तो E सेल आ गया, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। ये फॉर्मूला भी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल और सेल EMF। सो दिस इज सेल पोटेंशियल और सेल EMF। तो E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। इस तरीके से आप ये कहते हो। अब यहीं पे बात आती है कि चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो या सेल पोटेंशियल हो, दे आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इस बात के चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आप पहले यहां तक की बात लिखो, ये राइट साइड की। देखो यहां पर हम क्या बात बोल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल वर्क, इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क की तो है। अरे गैल्वेनिक सेल क्या है, परिभाषा क्या है गैल्वेनिक सेल की? which gives electrical work or electrical energy due to the chemical action। तो एक तरीके से मान लो गैल्वेनिक सेल में, इन गैल्वेनिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन गैल्वेनिक सेल मान लो कोई रिएक्शन है AA प्लस BB कन्वर्टेड टू CC प्लस DD, ये सेल रिएक्शन है। ये सेल रिएक्शन है AA प्लस BB कन्वर्टेड टू CC प्लस DD। इस सेल रिएक्शन में मान लो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR है कुछ। तो एक तो जो गैल्वेनिक सेल है, इस डेल्टा HR का मान लो ये हीट लिबरेट हुई 100 किलो जूल, उस 100 किलो जूल का कुछ पार्ट चला गया एंट्रोपी चेंज में, तो डेल्टा G यहां से आता है रिएक्शन का डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, and this delta GR at constant temperature and pressure is called electrical work। तो change in Gibbs energy at constant pressure and temperature for a reaction is the measure of नॉन पीवी वर्क। याद आ गया होगा आपको शायद, नॉन पीवी वर्क, दो तरह के वर्क होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में, पीवी वर्क जिसे मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, और दूसरा नॉन पीवी वर्क जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, कॉमनली इलेक्ट्रिकल वर्क, नॉन पीवी वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर ए रिएक्शन इज द मेजर ऑफ नॉन पीवी वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क है ये, तो डेल्टा G ही इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो डेल्टा G आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस अकर एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। तो एट ए पर्टिकुलर कंडीशंस यू से दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू Q इंटू V। अरे इलेक्ट्रिकल वर्क क्या पढ़ते हो फिजिक्स में? Q इंटू V, चार्ज इंटू V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और चूंकि ये वर्क नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, क्यों? वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। गैल्वेनिक सेल इज गिविंग इलेक्ट्रिकल वर्क, तो वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम एज पर द IUPAC कन्वेंशन। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। भाई सिस्टम ने अगर वर्क किया है तो इट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। और Q कितना? चार्ज, चार्ज मतलब माइनस N इंटू F। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हो? 1 फैराडे इनटू पोटेंशियल डिफरेंस E। आ गया ना फॉर्मूला डेल्टा G, आ गया ना फॉर्मूला? अरे आ गया है ना? देखो ये थर्मोडायनेमिक्स में सीखा हुआ है हमने कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसका कुछ पोर्शन एंट्रोपी में खर्च हो जाता है और बाकी जो हमें मिलता है दैट इज नॉन पीवी वर्क। चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन इज द मेजर ऑफ नॉन पीवी वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। एंड दिस इलेक्ट्रिकल वर्क, माइनस साइन क्यों लगाया?
बताइए क्यों लगाया? बिकॉज दिस वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, माइनस साइन लगा के रखते हैं, तो माइनस क्यू इंटू वी, क्यू मतलब एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट एंड ई इज द सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो माइनस एन एफ सेल, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में 1 फैराडे और 1F इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 96,500 कूलम, विच इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो गाइज ये था 96,500 कूलम होती है अप्रॉक्सीमेट, ये वैल्यू याद भी रखना है। सो 1 फैराडे इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी 96,500 कूलम्ब। नहीं अभी बात पूरी नहीं है, अभी 2 बातें और कहेंगे। अब मैं वो तो चलो फॉर्मूला ऐसे लिखा रहने देते हैं, मैं समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ लिख लूँ, जरा ये हटा लेता हूँ यहाँ तक की बात। जरा देखो, एक बात और कही थी हमने, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ई कितना हो गया, तो ई कैन बी रिटन, तो एक तरीके से हम ई तो पोटेंशियल जो आएगा जो भी वैल्यू होगी तो एक तरीके से डेल्टा जी माइनस में अपॉन एन एफ, एफ तो कांस्टेंट, एन ये, और डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे डेल्टा जी, डेल्टा एच, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट इफ इट इज डिफाइंड पर मोल, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर पर मोल डिफाइन कर दी जाए तो इट बिकम्स इंटेंसिव। तो ई क्या बन गया? इंटेंसिव। यही तो कहा था। तो ये बात हमने सीखी होती है कि एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी per mole becomes intensive, property। तो एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल डिफाइन कर दो तो क्या बन जाती है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। साथ ही साथ यहाँ पे कई बार हम गैल्वेनिक सेल की एफिशिएंसी बोलते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ द सेल का भी एक फार्मूला लगाते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने फार्मूला लगाया। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, और अल्टीमेटली फार्मूला आ गया ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एफिशिएंसी जो सेल की होती है ऑफ सेल, ये जो सेल की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है कि भाई कितना मैक्सिमम वर्क दे दे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड, जितना ऑब्टेन हुआ अपॉन हीट लिबरेटेड और हीट इनपुट या लिबरेटेड into 100. So this is nothing but delta G upon delta H into 100. ये है एफिशिएंसी ऑफ द सेल। कोई पूछे गैल्वेनिक सेल की एफिशिएंसी कितनी है, कितना मिला, व्हाट इज एफिशिएंसी, कितना मिला अपॉन कितना खर्चा हुआ इनटू 100। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में 100 किलो जूल 100 किलो जूल हीट एनर्जी लिबरेट हुई और हमें डेल्टा जी जो इलेक्ट्रिकल वर्क मिला, नेट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, यूजफुल वर्क, वो मिला हमें मान लो 50 किलो जूल। तो इसका मतलब 100 किलो जूल एनर्जी लिबरेट तो हुई थी, उसका 50 ही हम यूज कर पाए, 50 ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल? 50 अपॉन 100 इंटू 100, 50%।
So this is the formula for efficiency of the cell electrical work upon heat liberated into 100 delta G upon delta H into 100. ऑब्वियसली डेल्टा जी का साइन भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच का भी साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी हमेशा एक नंबर आएगा। एफिशिएंसी में माइनस माइनस कुछ नहीं चलता, 70% एफिशिएंट, 50% एफिशिएंट एंड सो ऑन। कई इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ, एक बार जरा इसको देख लो, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, समझ लें बात को। और मैंने 2 बार ये बात समझाती है, एक तो ये कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरा ये कि एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज डिफाइंड लाइक दिस, और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा जी, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी, चाहे वो हाफ रिएक्शन हो या फुल रिएक्शन हो, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एफ तो कांस्टेंट है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब, और n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ऑब्टेन्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला गाइस, एक बार नोट करें इसको, नोट इट डाउन। आई होप यू हैव नोटेड ऑल दिस पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप कहते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और आपने एक नया फॉर्मूला, मैं अभी उस पर बात फिर बताऊँ वापस, पहले ये नोट कर लिया होगा आपने। जैसे अभी हमने कहा था कि ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, और ये सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ, और सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ। अब एक बात ध्यान दो, मान लो डेल्टा जी रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए, तो माइनस एन एफ ई सेल लिखते हो आप, ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला अभी पढ़ाई है हमने। तो ये सेल पोटेंशियल है और ये डेल्टा गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, गिब्स एनर्जी of cell reaction, and this is cell potential। अब एक बात तो क्लियर है, अगर सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करना है इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, एन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव है और नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो ई सेल शुड बी पोटेंशियल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, for spontaneous working of galvanic cell, for spontaneous working of a galvanic cell, E cell should be positive। अगर किसी सेल को, ये सेल कोई है, मान लो स्पॉन्टेनियसली वर्क करवाना है, तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव, so that डेल्टा जी आर इज नेगेटिव। ये बात तो सबको पता ही है आप सबको कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी है तो उसका डेल्टा जी क्या होना है, नेगेटिव। तो फिर ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इन द डिजायर्ड वर्किंग ऑफ द सेल और डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेल। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो इस तरीके को। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप अलजेब्राइकली जोड़ या घटा नहीं सकते, ये बात भी ध्यान रखना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी
algebraically cannot be algebraically added or subtracted। मतलब जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सेल पोटेंशियल पे काम नहीं करते। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अलजेब्राइकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते। मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी कन्वर्टेड टू C प्लस डी, ये कोई सेल रिएक्शन है। मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा G कुछ है X और E जो सेल है वो है कुछ Y, ये Y वोल्ट और ये मान लो किलो जूल पर मोल। पर मोल तो आता ही है यूनिट में, पर मोल तो मार्कर थोड़े से सही नहीं चल रहे, यही लिखते हैं। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर 2a प्लस 2b कन्वर्टेड टू 2c प्लस 2d, तो ध्यान दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डबल हो जाएंगी। तो डेल्टा G फॉर दिस रिएक्शन विल बिकम 2x, बट A cell would remain Y only। समझ जाओ, अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो डेल्टा G डबल हो जाएगा, उसका 2x हो गया, बट पोटेंशियल विल रिमेन Y only। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल E सेल कितना है? माइनस डेल्टा G अपॉन NF। ये अगर डबल्ड है तो ये भी तो डबल्ड हो गया फिर। अरे समझ ही ना रहे हो? आपने किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इफेक्टिवली 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए ना रिएक्शन में। 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, डेल्टा G भी डबल हुआ, N भी डबल हुआ, दोनों का रेशियो कैंसल्ड आउट हो गया, पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज, तो ये पोटेंशियल Y ही रहेगा। तो किसी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो या 2 से कुछ भी कर दो आप, उनका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि 1 किलो सब्सटेंस, 1 किलो आयरन है, उसकी डेंसिटी मान लो 10 ग्राम पर सीसी है, तो 2 किलो आयरन का टुकड़ा ले लें तो डेंसिटी क्या डबल हो जाएगी उसकी? नो, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी हुई इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अलजेब्राइक ऑपरेशंस पर डिपेंड नहीं करते। तो अलजेब्राइकली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 2 इक्वेशंस को जोड़ा उनका पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड हो जाए। बट सर थोड़ी देर पहले तो आपने जोड़ा था E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर N की वैल्यू सेम थी, तो वो सेम आ गया था जुड़ के। बाकी आप डायरेक्टली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको डेल्टा G के थ्रू आना होगा। टू कैलकुलेट बल्कि मैं अलग लिखता हूं इस पॉइंट को, आप पहले नोट करो ये यहां तक की बात, इसको नोट करो इस बात को। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो E सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट करो पहले इसको पूरे को। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, मान लो कोई ऐसे कह दे कि A कन्वर्टिंग टू A 2 प्लस प्लस 2E, इसका पोटेंशियल मान लो x वोल्ट है, राइट। और मान लो कोई रिएक्शन हो गई B प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू B, इसका पोटेंशियल मान लो Y वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल।
ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आपने इनको ऐड कर दिया, एडेड एज इट इज। अब वो ऐड करने पे भी डिपेंड करता है। अब मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, बस ऐसे ही ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस कन्वर्टेड टू A2 प्लस B प्लस इलेक्ट्रॉन, यही तो बचा। ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। इट इज नॉट ए सेल रिएक्शन, नॉट ए सेल रिएक्शन। अरे सुन लो, पहले समझ लो बात। आपने इन दोनों को जब ऐड किया है तो A प्लस बी प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखलाई पड़ रहा है। यदि किसी इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में या राइट में दिखलाई पड़ता है तो या तो वो ऑक्सीडेशन हाफ है या रिडक्शन हाफ है, वो सेल रिएक्शन नहीं है। सेल रिएक्शन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना लेफ्ट में दिखाई पड़े ना राइट में। तो ऑक्सीडेशन दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए सेल रिएक्शन में, ये सेल रिएक्शन नहीं है। इट इज अ हाफ सेल रिएक्शन, नॉट अ सेल रिएक्शन। तो फिर ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जोड़ा है ना, तो आप ये नहीं कह सकते। तो मान लो ये E1 है, E2 है, E3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2, यू कैन नॉट से, नो इट इज नॉट, नो दिस इज नॉट इक्वल टू x प्लस वाई। बल्कि क्या करना पड़ेगा, फॉर सच क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस अप्लाई हेस लॉ। ये थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में होता है हेस लॉ। हेस लॉ का मतलब कोई दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उनका डेल्टा H जुड़ जाएगा, डेल्टा G जुड़ जाएगा, डेल्टा S जुड़ जाएगा, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। तो अप्लाई हेस लॉ ऑन डेल्टा G। कैसे? इसका डेल्टा G1 कितना था, माइनस n कितना 2 इंटू F इंटू एक्स वोल्ट। इसका कितना था डेल्टा G2 माइनस n कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू F कांस्टेंट इंटू पोटेंशियल कितना y वोल्ट, यही था ना। अब दोनों को जोड़ा है तो डेल्टा G3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा है तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये अलग है। तो जरा देखियो, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 नेट रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक तो कैंसिल आउट हो गया था, तो -1 इंटू F इंटू E सेल फाइंड आउट करना है मान लो, तो विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा G1 वुड बी इक्वल टू कितना, डेल्टा G1 की वैल्यू -2 इंटू F इंटू एक्स, -1 इंटू F इंटू वाई, F से F कैंसिल, माइनस से माइनस n, E सेल की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस वाई वोल्ट। लोग को x प्लस वाई ना है, देख लो x प्लस वाई ना है। ये पोटेंशियल दो इक्वेशंस को हमने इस तरीके से जोड़ा। अगर दो हाफ सेल रिएक्शन को अगर जोड़ रहे हैं और रिजल्टिंग इक्वेशन भी हाफ सेल रिएक्शन है तो ध्यान दो, उनके पोटेंशियल्स को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते और वैसे भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। वी हैव टू अप्लाई हेस लॉ ऑन डेल्टा G। डेल्टा G उनके जुड़ जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जुड़ जाएंगी। दो रिएक्शन को जोड़ोगे, डेल्टा G जुड़ जाएगा, डेल्टा H जुड़ जाएगा, डेल्टा S जुड़ जाएंगे। एक रिएक्शन में से दूसरी घटाओगे, डेल्टा G घट जाएंगे, डेल्टा S घट जाएंगे, डेल्टा H घट जाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सब, कैसे करूं पोटेंशियल इसका फाइंड आउट। मैंने एक गलती करी है, ई सेल नहीं है ये भी, ये ई है बस, ई सेल नहीं है। सेल पोटेंशियल तो सेल तो है ही नहीं है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है तो बस ई लिखो। तो E3, इसे E3 बोल दिया मान लो। सो E3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सो लाइक दैट यू शुड राइट, करेक्शन करो इसमें, ई सेल नहीं E3, बिकॉज इट इज नॉट ए सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन तो जब होती है जब हम ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन करें जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखलाई ना पड़े। हालांकि मैं इन दोनों इक्वेशन से सेल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे जरा वो भी लिखो। पहले यहां तक की बात नोट करो, यहां तक की बात पहले एक बार नोट कर लो।
तो यही लिखते हैं, चलो देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे ऐड करता हूं, देखो A कन्वर्टेड टू A2 प्लस 2E पोटेंशियल x वोल्ट, दूसरी इक्वेशन B प्लस E कन्वर्टेड टू B पोटेंशियल y वोल्ट, राइट। आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके तब ऐड करो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल ऐड ना होने का है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन क्या बोल गई, A प्लस 2B प्लस कन्वर्टेड टू, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, A2 प्लस 2B। अब ये सेल रिएक्शन है। सर ये सेल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड आउट हो गए, एग्जैक्टली। अब इसका डेल्टा G1 निकालना, -2 इंटू F इंटू वॉट x, इसका निकालना डेल्टा G2 माइनस, अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो नेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन देखो ऐसी हो गई, यही तो हो गई रिएक्शन। नेट पोटेंशियल अभी भी y वोल्ट है, तो डेल्टा G कितना हो गया इसका, डेल्टा G2 विल बी इक्वल टू माइनस, यहां भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इंटू F इंटू y, और डेल्टा G3 यू कैन फाइंड आउट डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। सेल रिएक्शन है अब ये, तो माइनस सेल रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितने होते हैं, तो NF इंटू E3 वुड बी इक्वल टू -2F इंटू x -2F इंटू y, F से F कैंसिल और n की वैल्यू 2 ही है। किसी ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आइदर इन ऑक्सीडेशन हाफ और इन रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, रिडक्शन हाफ में भी कितने हैं, 2, तो 2 और 2 4 मत लेना, 2 ही है ये, तो -2 इंटू E3, थोड़ा दिमाग लगा के एक नहीं 2 बार पढ़ना आज का लेक्चर, अच्छे से नोट्स बनाएं, -2 इंटू x -2 इंटू y, -2 से -2 भी कैंसिल, तो E3 इज इक्वल टू नाउ x प्लस y वोल्ट, डायरेक्टली ऐड हो गए पोटेंशियल्स, डायरेक्टली ऐड हो गए पोटेंशियल्स, देख लो। तो इसका मतलब 2 इक्वेशंस को, 2 हाफ रिएक्शंस को कैसे जोड़ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि रिजल्टिंग पोटेंशियल क्या होगा। ये एक तरीके से ई सेल है, ये है सेल पोटेंशियल x प्लस वाई। तो इसका मतलब 2 हाफ रिएक्शंस को जोड़ करके अगर सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो तो डायरेक्टली पोटेंशियल जोड़ सकते हो, क्योंकि सेल पोटेंशियल अगर सेल बनाओगे तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ में भी और रिडक्शन हाफ में भी। बट यदि 2 हाफ रिएक्शंस को ऐड करके नेट रिएक्शन अनदर हाफ सेल रिएक्शन है, तो फिर तो डायरेक्टली पोटेंशियल ऐड नहीं कर सकते। हेस लॉ अप्लाई करो डेल्टा G पर और आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ भी अल्टीमेटली हेस लॉ ही अप्लाई किया है हमने, ये भी हेस लॉ ही है, अप्लाइंग हेस लॉ। अप्लाइंग हेस लॉ, तो ये भी हेस लॉ ही है। तो गाइज इस तरीके से आप ये बात कहते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा समय लगेगा इसको, 1 नहीं 2 बाई 3 बार इसे अच्छे से पढ़ें। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर दिया, पहला पार्ट हमने गैल्वेनिक सेल लिया, गैल्वेनिक सेल एक्सप्लेन किया, और इसमें बातें करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।